नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है प्यारे बच्चों। मेरा नाम है संजय भंडारी और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पेज में। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक क्रैश कोर्स नीट JEE 2021 के नाम से चला रहे हैं, जहां पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाती है और अभी तक लगभग मैं 25 चैप्टर का फुल चैप्टर रिविजन करवा चुका हूं। तो इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है: फुल चैप्टर रिवीजन, ऑनलाइन कंबाइंड टेस्ट, ऑनलाइन यूनिट वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, JEE नीट दोनों के प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस शीट दी जाती है और डाउट का सोल्यूशन होता है। तो बच्चों, एक तो फुल चैप्टर रिवीजन, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, ये दोनों चीजें आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगी, वो एकदम फ्री है। जहां तक बात है कि ऑनलाइन टेस्ट की, तो ये हमारे केमिस्ट्री पेज मोबाइल ऐप में अवेलेबल है, जिसके लिए आप 300 रुपए देके सारी की सारी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, पुरानी नई और आने वाली भी। प्रैक्टिस सीट जो है हमारे ऐप में एकदम फ्री है, वहां से आप प्रैक्टिस सीट डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डाउट का सोल्यूशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में किया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये सारी चीजें आपको कुल मिला के आपके टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेंगी। तो आप इस क्रैश कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, कुछ लिंक आपकी स्क्रीन के सामने, यही लिंक सेम डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, तो आप उनसे ज्वाइन हो सकते हैं। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, हमारा एक केमिस्ट्री पेज मोबाइल एप्लीकेशन है, जहां पर सारे के सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिनके लिए आपको मात्र 300 रुपए देने हैं। सारे के सारे टेस्ट आप दे सकते हैं। DPPs वहां पर फ्री हैं, नोट्स हैंड रिटन और प्रिंटेड दोनों टाइप के हैं। रिजल्ट एनालिसिस आप कर सकते हैं और वीडियो लेक्चर आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इस हफ्ते का शेड्यूल नोट कर लीजिए। आज है हमारे पास 31 मई, महीने का आखिरी दिन, मंडे है, और यहां पर हम दो चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th क्लास का पहला चैप्टर और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 11th क्लास का लास्ट चैप्टर, दोनों का हम फुल चैप्टर रिवीजन करेंगे। एक वीडियो सुबह आने वाला है, एक वीडियो शाम को आ जाएगा। उसके बाद नीट और JEE प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, और लास्ट में यानी सैटरडे को इन दोनों चैप्टर का ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो कि हमारे केमिस्ट्री पेज मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं क्लास 11th का पहला चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फुल चैप्टर रिवीजन होगा और NCERT के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कवर करने वाले हैं। एक चीज बच्चों ध्यान रखना, इस चैप्टर से मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पूछी जाती है, तो आपको इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी है। तो आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर हमने प्रैक्टिस सेट फ्री में भी रखा है। DPPs आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर क्या होता है। मैटर वो चीज होती है जिसके पास मास होता है और जो कुछ न कुछ स्पेस घेरता है। मैटर को अगर हम क्लासिफाइड करें तो दो तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक है सब्सटेंस और दूसरा है हमारे पास मिक्सचर। सब्सटेंस में जितने भी एटम होते हैं वो एक डेफिनेट कंपोजिशन में होते हैं। सब्सटेंस आगे जाके एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड होता है। एलिमेंट में एक ही तरह के एटम होते हैं, कंपाउंड में एक या एक से ज्यादा तरह के एटम हो सकते हैं। अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो जैसे हमारे पास सोडियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये एलिमेंट है। अगर कंपाउंड की बात करें तो जैसे हमारे पास H2O हो गया, ग्लूकोज हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अलग अलग तरह के एलिमेंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक ही तरह के एलिमेंट है। रही बात मिक्सचर की, तो मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट अलग अलग कंपोजिशन में होते हैं। मिक्सचर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा फेज इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, जबकि हेटेरोजेनस मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा फेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है। आगे जाके हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। हम सब लोग जानते हैं मैटर तीन फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस या वेपर फेज। अब इन तीनों को हम इन तीन प्रॉपर्टी के बेसिस पर डिफाइन करने वाले हैं: शेप, वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। अगर मैं शेप की बात करूं तो सॉलिड का शेप डेफिनेट होता है, जबकि लिक्विड और गैस का कोई शेप नहीं होता। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, जबकि गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता है। मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की बात करें तो सॉलिड में स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है, लिक्विड में भी स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन सॉलिड से कम होती है, गैस में वीक होती है। एग्जाम्पल हम सब लोग जानते हैं NaCl, घर में जो नमक है, शुगर है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, वो सारे के सारे सॉलिड्स है ना।
और लिक्विड की बात करें तो वाटर, डीजल, पेट्रोल ये सारे लिक्विड है। और अगर गैस की बात करें तो CO2, O2, LPG, H2 ये सारे गैसेस। लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों की तीनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें तो। देखो, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। ठीक, कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो कि सब्लिमेशन फिनोमेना शो करते हैं, यानी सीधे सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम गैस को कंडेंस करें तो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड को फ्रीज करें तो सॉलिड बन जाता है। तो तीनों स्टेट एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं। अब आगे बात करते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो ये कुछ मैंने दोनों के बीच डिफरेंस लिखे हैं। एलिमेंट की बात करें तो केवल एक ही तरह के एटम यहां पर इन्वॉल्व होते हैं। कंपाउंड की बात करें तो एक से ज्यादा तरह के एटम मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। एलिमेंट्स को हम किसी भी तरीके से, न तो फिजिकली न तो केमिकली, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड की बात करें तो वो फिजिकल तरीके से तो नहीं, लेकिन केमिकल तरीके से टूट सकता है। अभी हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है जो कि पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं। तो बच्चों, अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो एलिमेंट के मॉलिक्यूल अलग है और कंपाउंड के मॉलिक्यूल अलग है। दो या दो से ज्यादा एक ही तरह के एटम आपस में कंबाइंड होकर एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल बनाएंगे। इसमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट टू गिव मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो हमारे पास जो है गोल्ड का एलिमेंट है, सिल्वर के एलिमेंट है, सोडियम का एलिमेंट है, आयरन के एलिमेंट है। तो कई सारे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम एटम आपस में मिलके एलिमेंट बनाते हैं। लेकिन मैं अगर कंपाउंड की बात करूं तो जैसे यहां पर ग्लूकोज हो गया C6H12O6। देखो, कई सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अलग अलग एटम में कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। मिक्सचर की बात करते हैं, दो तरह का मिक्सचर है, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। यहां पर होमोजेनस और इधर हेट्रोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा कंस्टिट्यूएंट या कंपोनेंट इवनली या यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। जबकि हेट्रोजेनस में, जैसा नाम है हेट्रो, तो यहां पर दो या दो से ज्यादा कंस्टिट्यूएंट यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं। होमोजेनस मिक्सचर की बात करें तो यहां पर आप उनको फिजिकली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया, तो शुगर पानी में जाने के बाद आप उसको पहचान नहीं सकते हो कि शुगर का है। लेकिन अगर हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करें तो वहां पर दोनों फेज या दो से ज्यादा फेज आसानी से विजिबल होती है। जैसे शुगर और सैंड, तो बाद में भी दिखेगा मिक्सचर में कि शुगर अलग है और सैंड अलग है। दोनों पार्टिकल को होमोजेनस मिक्सचर में आप दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि हेट्रोजेनस में ये इजीली सेपरेट हो सकते हैं। अब एग्जांपल की बात करते हैं तो नमक का पानी, चीनी का पानी, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, विनेगर हो गया, बहुत सारी चीजें होमोजेनस मिक्सचर होती है। इवन हमारे जो एयर है वो भी एक तरह का होमोजेनस मिक्सचर है। हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करें तो सैंड और शुगर का मिक्सचर, इंक हो गया, पेंट हो गया, ब्लड हो गया, ये सारे हेट्रोजेनस मिक्सचर में आते हैं। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं सम बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज पैरामीटर विच आर यूज्ड टू मेजर द मैटर। मैटर को मेजरमेंट करने के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटी दी गई है। तो इस तरह से मैटर की कुछ प्रॉपर्टी को अगर हम मेजर करें तो उसके लिए हमें फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों देखो, हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, 7 फिजिकल क्वांटिटीज। इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को हम SI यूनिट के नाम से भी जाने जाते हैं। तो 7 SI यूनिट है और बाकी जो और फिजिकल क्वांटिटीज है वो इन्हीं यूनिट से डिराइव होती है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास लेंथ है जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी SI यूनिट का नाम है मीटर और इसका सिंबल है M। मास को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम SI यूनिट में इसका नाम है और केजी इसका सिंबल है। टाइम के लिए हम स्मॉल t रिप्रेजेंट करते हैं, इसका SI यूनिट का नाम है सेकंड और इसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, ये I से डिनोट होता है, एम्पियर इसकी यूनिट का नाम है और A से इसका सिंबल है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, कैपिटल T, केल्विन इसका SI यूनिट का नाम है और K इसका सिंबल है। नेक्स्ट हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल इसका SI यूनिट का नाम है, MOL इसका सिंबल है। और लास्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
ये है IV और इसको हम कैंडिला नाम से जानते हैं और इसका सिंबल है CD। तो बच्चों ये 7 बेसिक फंडामेंटल SI यूनिट है क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। जितनी भी और यूनिट है मेजरमेंट के लिए वो इन्हीं से ड्राइव होती है। अब आगे हम बात करते हैं मास क्या है, वेट क्या है, वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी। यहां पर आपको केवल फॉर्मूला ही याद रखना है। अगर मैं मास और वेट की बात करूं तो मास किसी सब्सटेंस के अंदर मैटर कितना प्रेजेंट है। तो अगर बच्चों हम मास की बात करें तो किसी सब्सटेंस के अंदर अमाउंट ऑफ मैटर कितना है, इट इज कॉल्ड मास। मास कभी भी चेंज नहीं होता है, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट जो है ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। किसी का वेट कितना होगा उसमें मास प्लस ग्रेविटी दोनों आ गया। क्लियर? वेट जो है प्लेस टू प्लेस चेंज होता है लेकिन मास प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम की बात करें तो बच्चों वॉल्यूम का मतलब होता है अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरह का कोई एक कंटेनर है और इसमें हम किसी लिक्विड को भर रहे हैं। तो इस ये लिक्विड जितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो बच्चों वॉल्यूम के लिए हमें 3 चीजें देखनी पड़ेगी। एक लेंथ देखनी पड़ेगी, एक डेप्थ देखनी पड़ेगी और एक हाइट देखनी पड़ेगी। तो लेंथ को हम मीटर से, डेप्थ को भी मीटर से और हाइट को भी मीटर से डिनोट करते हैं। यानी इसकी जो यूनिट हुई वो मीटर क्यूब हो गई। तो अभी देखो आप, तो वॉल्यूम की यूनिट हुई लेंथ का क्यूब और SI सिस्टम में हम इसको बोलेंगे मीटर क्यूब और कई बार जो है सेंटीमीटर क्यूब भी इसको लिखा जाता है। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का मतलब होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अब देखिए बच्चों 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml और इसको हम जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं या 1 डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं। तो ये कन्वर्जन के कुछ कंसेप्ट है, ये आपको थोड़ा सा याद होने चाहिए। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो बच्चों अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का मतलब होता है किसी फिक्स वॉल्यूम में सब्सटेंस का मास कितना है। द मास ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो बच्चों अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम या अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी फिक्स वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है और इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। क्लियर? चलिए बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर को हम 3 तरह से मेजर कर सकते हैं। नंबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड में, दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट में और तीसरा केल्विन में। यहां पर केवल केल्विन ही ऐसा यूनिट है, बल्कि दोनों ऐसा यूनिट नहीं होती है, याद रखना। अब हम डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। और इसी तरह अगर हमें फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 5/9 इंटू 5 माइनस 32 आराम से कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर केल्विन की अगर हम बात करें, सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है तो आप क्या करो, जितना भी सेंटीग्रेड है उसको 273.15 से प्लस कर दो तो वो केल्विन में हो जाएगा। एक चीज आपको याद रखनी है, जो केल्विन टेम्परेचर होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट नेगेटिव हो सकता है लेकिन केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है और केल्विन एक एसआई यूनिट होती है। चलो
अब सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम इस पर करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में लिखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब एक एटम दूसरे एटम के साथ या एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है तो किन किन चीजों का हमें उसमें ध्यान रखना पड़ता है, वो किस तरह से कंबाइंड होते हैं, उनके मास और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस आता है, वो सब आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। तो बच्चों टोटल हमारे पास 5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नंबर 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा है लॉ ऑफ कंबाइंडिंग वॉल्यूम यानी गिलुसैक लॉ, और लास्ट हमारे पास है एवोगैड्रो लॉ। तो इन 5 पर हम लोग डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। सबसे पहले हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमें दिया था लेवोजियर ने। तो बच्चों इसने बोला किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मैटर है न तो वो डिस्ट्रॉय होता है न तो वो जनरेट होता है, यानी मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मैटर की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। टोटल मास ऑफ मटेरियल आफ्टर एंड बिफोर रिएक्शन विल बी द सेम। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। देखो ये है CH4 का कंबशन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो CO2 और H2O बना रहा है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर जो CH4 है उसका मास कितना है। कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन कितना होता है 4 हाइड्रोजन है, हर किसी का एक है। टोटल मास कितना है 16, तो CH4 16 हो गया। ऑक्सीजन कितना है बच्चों, देखो ऑक्सीजन होता है 16 और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो 64, तो यहां पर हो गया 16 प्लस 64 इक्वल टू 80। तो जो रिएक्टेंट है उनका टोटल मास कितना है 80। अब यहां पर देखो प्रोडक्ट में CO2 C12 और ऑक्सीजन कितना होता है 16 और 2 ऑक्सीजन है 32, ठीक है। तो 12 प्लस 32 इक्वल टू कितना होता है 44 हो गया। और वाटर की बात करें तो एक वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो 2 मॉलिक्यूलर कितना हो गया 36, तो 44 प्लस 36 0 80। ये देखो तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा इक्वल होता है ऑलवेज, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पर रिएक्टेंट का मास है 80 ग्राम आप लिख सकते हैं और प्रोडक्ट का मास भी है 80 ग्राम। क्लियर। नेक्स्ट लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन, ये प्रोस्ट ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स रेशियो ऑफ देयर वेट्स व्हाटएवर इज मेथड ऑफ द प्रिपरेशन में बी। कोई ऐसा केमिकल आप उसे किसी भी तरीके से बनाओ, उसके अंदर जो एटम्स है वो हमेशा एक फिक्स रेशियो ऑफ वेट के अकॉर्डिंग ही कंबाइंड होंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों अगर मैं वाटर की बात करूं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमेशा 1:8 में ही कंबाइंड होंगे ऑलवेज। अब आप वाटर को किसी भी तरीके से बना लो या उसका एक नेचुरल सैंपल ले लो, हमेशा जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो 1:8 में ही कंबाइन होंगे। चलिए आगे बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ डाल्टन ने दिया था। अब देखिए ये लॉ क्या बोलता है, when two element A or B combine to form more than one chemical compound, then different weight of A which combined with a fixed weight of B are in the proportion of simple whole number। तो बोलने का मतलब है कि 2 एटम है A और B और ये कई तरह के कंपाउंड बना रहे हैं AB2, AB3, AB4 इस तरह के। अगर हम किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स रखें तो जो दूसरा एलिमेंट है उसका मास एक सिंपल होल नंबर के प्रोपोर्शन में उसके साथ मिक्स होगा। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके इस तरह के कंपाउंड बनाते हैं। पहला नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, चौथा डाइनाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पांचवा डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। क्लियर। अब हमने क्या किया बच्चों कि यहां पर नाइट्रोजन का मास फिक्स रखा है, देखो 14 यानी 28। तो यहां पर जो नाइट्रोजन है उसका मास फिक्स है, ठीक। और ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहां पर जो है 1:1 यानी एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इनका रेशियो 1:1 है। इसका रेशियो कितना का 1:2 है।
यहाँ पर रेशियो कितना होगा 2:1 है, यहाँ पर रेशियो कितना होगा 2:2 है, यहाँ पर रेशियो कितना होगा बच्चों 2:5। फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ कंबाइंडिंग वॉल्यूम, इसको हम गेलो-सैक लॉ भी बोलते हैं, ये एक साइंटिस्ट गेलो-सैक ने दिया था। तो इस लॉ के अनुसार बच्चों क्या होता है, देखो द वॉल्यूम ऑफ द गैस टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन शो सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर देन दोज वॉल्यूम आज मेजर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर दो या दो से ज्यादा गैस आपस में कंबाइंड हो रही हैं तो वो जो है एक सिंपल होल नंबर के रेशियो में एक दूसरे से कंबाइंड होती है, बशर्ते वहां पर टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स रखा जाए। तो बच्चों इसका देखो एग्जांपल है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिक्स होती है तो हमें क्या मिलता है, अमोनिया मिलता है। तो यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक फिक्स रेशियो, अमोनिया का एक फिक्स रेशियो बनाएगा। तो देखो बच्चों नाइट्रोजन 1 मोल और हाइड्रोजन 3 मोल 1:3 ये आपस में कंबाइंड होगी और अमोनिया के कितने मोल बनेंगे, 2 मोल बनेंगे। तो इनका जो रेशियो का कंपोजिशन आ गया वो हो गया 1:3:2। क्लियर। चलिए फोर्थ लॉ हमारे पास है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो यहां पर यह बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आपने दो या दो से ज्यादा गैस जिनका वॉल्यूम इक्वल है और उनका टेम्परेचर और प्रेशर भी इक्वल है तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इक्वल होंगे। अब देखो यहां पर है हाइड्रोजन, यहां पर है दूसरा हाइड्रोजन और यहां पर है ऑक्सीजन, सबका वॉल्यूम बराबर है, ये एक वॉल्यूम, ये एक वॉल्यूम, ये एक वॉल्यूम, ठीक है। अब बच्चों जब ये तीनों के तीनों कंबाइंड होंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो अब इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल है, इसके अंदर भी 5 मॉलिक्यूल है, इसके अंदर भी 5 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब जब सबके सब आपस में कंबाइंड होंगे तो इसके अंदर भी 5 मॉलिक्यूल आने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो 2 मोल में 10 है तो 1 मोल में कितने आएंगे, 5। तो ये कंसेप्ट एवोगैड्रो ने दिया था कि अगर दो या दो से ज्यादा गैसों का वॉल्यूम सेम हो, उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने एटम्स के बारे में कुछ हाइपोथेसिस दिए, उसी को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। पहला, मैटर एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिनको हम एटम नाम देते हैं, इन एटम को देखना इंपॉसिबल है। दूसरा, अगर आपके पास कोई एलिमेंट है तो उसके अंदर जितने भी एटम होंगे वो सिमिलर होते हैं और उनका मॉलिक्यूलर मास भी सिमिलर होता है। तीसरा, जब भी कंपाउंड्स बनते हैं तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड होकर कंपाउंड बनाते हैं। केमिकल रिएक्शन में एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है या रीऑर्गेनाइजेशन होता है, न तो वो जनरेट होते हैं न तो वो डिस्ट्रॉय होते हैं। पांचवा, एटम को न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है न तो उसको बनाया जा सकता है, केवल उनका रीऑर्गेनाइजेशन ही होता है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। उस टाइम पर किसी भी एलिमेंट के एग्जैक्ट मास को कैलकुलेट करना काफी मुश्किल था और कोई ऐसी टेक्निक नहीं थी। तो यहां पर एक नया टर्म्स यूज किया गया, रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी किसी एक रेफरेंस एटम को हमें लेना होता है और उस रेफरेंस एटम के मुकाबले हमें किसी दूसरे एटम का एटॉमिक मास मालूम करना होता है। यह देखना होता है कि उस एटम के मुकाबले कोई दूसरा एटम कितना हैवियर है और कितना लाइटर है। तो यहां पर जो रेफरेंस एटम यूज किया गया उसका नाम था कार्बन 12। कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में हर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास काउंट किया गया, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। वो पर्टिकुलर एलिमेंट कार्बन 12 के एटम से कितना हैवियर है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यहां पर जो मास निकल के आता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में और जिसको हम बोलते हैं AMU। तो इसका मतलब यह बच्चों कि 1 एटॉमिक मास यानी 1 AMU यूनिट इज द एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। यानी जो एक AMU है वो किसके बराबर है,
1/12 मास ऑफ कार्बन 12। बाद में जो है कुछ ऐसी टेक्निक आई जिनके थ्रू हम किसी एटम के या किसी मॉलिक्यूल के मास को एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। द टेक्नोलॉजी वाज कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोमीट्री। तो बच्चों यहां पे देखो, थोड़ा सा मैं आपको मैथमेटिकल चीजें बताता हूं। यहां पर एक एएमयू इक्वल टू होता है 1.66056 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो देखिए बच्चों, यहां पर देखिए मास ऑफ एक हाइड्रोजन एटम का कितना है 1.6736 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो अगर इसको एएमयू में करेंगे तो हाइड्रोजन का मास बाई एक एएमयू का मास, तो ये निकल के आता है 1.078 एएमयू, जो कि ऊपर डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम जो है सबसे लाइटेस्ट एटम है और जिसका हमने मास कितना जाना 1 एएमयू। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास का मतलब ये होता है कि किसी एटम के जितने आइसोटोप्स होते हैं सबके मास को अगर मिला दिया जाए तो वो जो मास बनता है दैट इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। तो कई सारे एटम ऐसे हैं जो अपने आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करते हैं और हर आइसोटोप्स का मास अलग होता है, इसीलिए यहां पर एवरेज एटॉमिक मास की बात कही गई है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? Average atomic mass is calculated by summing the masses of all element isotopes multiplied by their natural abundance। अब मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। यहां पर ऑक्सीजन के एवरेज एटॉमिक मास की हम बात करेंगे। तो ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन 16, 17 और 18। ऑक्सीजन 16 का एटॉमिक मास 15.995, इसका 16.999, इसका 17.999। अब इसकी नेचुरल अबंडेंस इतना परसेंट, ये इतना परसेंट और ये इतना परसेंट। अब हमें इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो 15.995 इंटू 9976 बाई 100, इतना परसेंट है, प्लस ये एक के लिए है ना, तो एटॉमिक मास को हमने उसकी नेचुरल अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, वो कितना परसेंट वहां पर है। दूसरा है 16.999 इंटू इसकी नेचुरल अबंडेंस कितनी है 0.04 बाई 100, फिर करेंगे प्लस और 17.999 इंटू 0.2 बाई 100। तो बच्चों इस तरह से हम तीनों आइसोटोप्स की नेचुरल अबंडेंस को उनकी एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी निकल के आएगा हमारे पास वो होता है एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर? तो बच्चों ये निकल के आता है लगभग 16। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फॉर्मूला मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। बहुत सिंपल चीजें। मॉलिक्यूलर मास कैसे काउंट करते हैं? जैसे हमारे पास है H2O एक मॉलिक्यूल है, तो यहां पर हाइड्रोजन का मास कितना है 1 और कितने हाइड्रोजन एटम है 2, तो इसको मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है 16, तो टोटल कितना आ गया 18। ये इसका मॉलिक्यूलर मास। अच्छा बच्चों, यहां पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो जो ये 18 है ना, इसको आप ग्राम में लिख दो। 18 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, इट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक। अच्छा, ग्राम एटॉमिक मास की बात करें तो मान लिया जाए कि हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 AMU, तो इसको अगर हम ग्राम में लिखेंगे तो ये ग्राम एटॉमिक मास हो गया 16 ग्राम। क्लियर? तो किसी भी एटम के मास को EMU की बजाय ग्राम में लिखने से वो ग्राम एटॉमिक मास बनता है, और अगर मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में लिखते हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। फॉर्मूला मास की बात करते हैं, ये स्पेशली आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। सपोज मान लिया जाए NaCl, सोडियम का एटॉमिक मास है 23 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। ये कितना हो गया बच्चों 58.5। चलिए अब कुछ फॉर्मूला आपके सामने मैं लिखता हूं, ये फॉर्मूले आपको कैलकुलेशन करने में हेल्प करेंगे। इक्विवेलेंट मास की बात कर तो किसी भी एटम का एटॉमिक मास बाय उसकी वैलेंसी इज कॉल्ड इक्विवेलेंस मास। अब सपोज मान लीजिए हम यहां पर कॉपर ऑक्साइड में कॉपर के इक्विवेलेंट मास की बात करते हैं। यहां पर कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है 63.6, और यहां पर बच्चों देखो CuO में कॉपर की वैलेंसी कितनी है 2+, तो बाई हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 31.8।
तो ये हमारे पास किसी भी एटम का इक्विवेलेंट मास इस तरह से आप मालूम कर सकते हो, उस एटम का एटॉमिक मास बाई जो वो कंपाउंड बना रहा है उसमें उसकी वैलेंसी कितनी है। क्लियर। दूसरा हमारे पास है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कोई भी एजेंट हो जिसका जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसका हमें क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर वेट लिखना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय द वन मॉलिक्यूल। एक रिएक्शन में यहां पर लिख रहा हूं MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन और यहां पर हो रहा है Mn2 प्लस प्लस 4H2O। MnO4 माइनस है, वो एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर आप देखोगे MnO4 से Mn2 प्लस बनता है तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो अब हमें क्या करना है, MnO4 का मॉलिक्यूलर वेट लिखना है बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय द मॉलिक्यूल। अब MnO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, Mn का मॉलिक्यूलर होता है 55 प्लस O का होता है 16 इंटू 4 बाई कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 5। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा 23.8। इस तरह से कैलकुलेट करोगे। तीसरा इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर जो है जैसे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए काउंट किया था वैसे रिड्यूसिंग एजेंट के लिए काउंट करना है। रिड्यूसिंग एजेंट का मॉलिक्यूलर वेट ऊपर लिखना है और उसके बाद वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर रहा है वो कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। तो हमारे पास कोई एसिड है उसका इक्विवेलेंट मास कैसे करते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H, यानी उसकी बेसिसिटी कितनी है। सपोज यहां मैं H2SO4 की बात करता हूं, H2SO4। H2SO4 कितने H प्लस दे सकता है, 2 H प्लस दे सकता है। तो इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी हुई, 2। तो अब हम जो है इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। तो यहां पर देखो हाइड्रोजन होता है 1, कितने हाइड्रोजन है, 2, प्लस सल्फर होता है 32, कितने सल्फर है, केवल एक ही है। ऑक्सीजन होता है 16, कितने हैं, 4, बाई कितना आ जाएगा, 2। तो अब देखो बच्चों ये आता है 98/2 इक्वल टू 49। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना हुआ, 49। चलिए अब बात करते हैं मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। तो मोलर मास के बारे में हमने डिस्कस किया था, लेकिन मोल कंसेप्ट को मोलर मास के साथ हमें जोड़ना है। देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल कॉन्सेप्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मोल। 1 मोल इज द amount of substance that contain number of particle मतलब ion, molecule, atom, electron, number of particle which are equal to particle present in 12 ग्राम of carbon 12 isotopes। तो एक मोल का मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं किसमें, 12 ग्राम कार्बन 12 में, उतने नंबर को हम क्या बोलेंगे, 1 मोल बोलेंगे। एक्चुअली बच्चों 1 मोल क्या नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब सवाल पैदा यह है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि कार्बन 12 का वेट कितना होता है। तो जो कार्बन 12 आइसोटोप है उसका एक पार्टिकल का वेट होता है 1.992648 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। ये हमने कहां से निकाला, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से। कार्बन 12 के एक पार्टिकल का वेट इतना है। अब इसको हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। कार्बन 12 ग्राम बाई 1.992648 इंटू 10 की पावर 23। तो यहां पर एक वैल्यू निकल के आ जाती है जो है 6.0221367 इंटू 10 की पावर 23 एटम। ये देखिए अब निकल के आ गया। तो इसी नंबर को हमने क्या बोला, 1 मोल। तो बच्चों देखो 1 मोल इक्वल टू द नंबर 6.0221367 इंटू 10 की पावर 23। इस 1 मोल के नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो बच्चों इसको हम Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। Na इक्वल टू 6 इंटू 22 इंटू 10 की पावर 23।
पर मोल। तो यहां पर जो है इतना ही लिखेंगे हम 6.22, आपको इतना याद करना है। एक मोल मतलब कितने पार्टिकल, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, और एक मोल को हम क्या बोलेंगे, एवोगैड्रो नंबर। और एक मोल का मतलब कितने पार्टिकल, जितने कार्बन 12 के एक एटम में पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि मोल, एवोगैड्रो नंबर, वॉल्यूम और मास के बीच में क्या रिलेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो यहां पर मैंने 3 गैस लिए है, एक हीलियम, दूसरा नाइट्रोजन और तीसरा मीथेन। ठीक, अब देखिए बच्चों, हीलियम का अगर मैं मास देखूं तो हीलियम का मास है 4 AMU या 4 ग्राम। नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 28 ग्राम। एक नाइट्रोजन 14, दो नाइट्रोजन 20 है। मीथेन की बात करें तो होता है 16 ग्राम। अब देखिए बच्चों, जहां तक मैं एक मोल की बात करूं तो इसका मतलब यह हुआ कि एक मोल गैस में कितने एटम होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक मोल कोई भी आप सब्सटेंस ले लो तो एक मोल सब्सटेंस में उतने पार्टिकल होंगे, एक मोल सब्सटेंस में उतने पार्टिकल होंगे जितना कि एवोगैड्रो नंबर होता है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23। अब अगर इसको ग्राम में देखा जाए तो एक मोल का वेट कितना होता है, वो डिपेंड करता है कि उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो हीलियम की बात करें तो एक मोल का वेट कितना है, 4 ग्राम। तो 4 ग्राम में इतने पार्टिकल होंगे। उसी तरह N2 की बात करें तो एक मोल का वेट कितना है, 28 ग्राम। तो 28 ग्राम में इतने पार्टिकल होंगे, यानी ग्राम और मोल को आप रिलेट कर सकते हैं। क्लियर। अब अगर बात करें कि एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है तो बच्चों एसटीपी पर एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, यानी 22.4 लीटर। तो वो सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन ग्राम सबके लिए चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो अगर मैं किसी सब्सटेंस की बात करूं, जैसे CO2 की बात करूं, तो एक मोल CO2 इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर पार्टिकल, और एक मोल का वेट कितना होगा, इसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 44 ग्राम। तो 44 ग्राम में इतने पार्टिकल होंगे, दिस इज इक्वल टू 1 मोल, है ना। और अगर इसके वॉल्यूम की बात करूं मैं तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। क्लियर। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना। चले अब बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम का परसेंटेज कैसे मालूम करते हैं, इस फॉर्मूला से। द मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल इक्वल टू द मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड। उस एलिमेंट का मास कितना है इंटू 100 बाय मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। एग्जाम्पल है, जैसे मान लिया जाए H2O। H2O में मुझे H का परसेंटेज मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ H इक्वल टू, यहां पर H का एटॉमिक मास कितना है 1 इंटू 2, 2 एटम है तो 2 हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा 100 बाई टोटल मास कितना है 18। तो ये हो जाएगा बच्चों 9, और ये आ जाएगा 11.1%। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी एटम की परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। तो आप इसी तरह जो है अमोनिया में N की परसेंटेज मालूम कर सकते हैं, CO2 में C की परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री का मतलब ये होता है बच्चों कि जब हम किसी रिएक्शन को लिखते हैं तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री के बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा। तो रिएक्टेंट के एग्जैक्ट अमाउंट कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, ये स्टोइकियोमेट्री से मालूम चल जाएगा। ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें कि मीथेन का कंबशन हो रहा है, तो वो CO2 और H2O में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस इक्वेशन आपने लिख दी। अब यहाँ पर CH4 के कितने मोल है, यहाँ पर CH4 के 1 मोल है। O2 के कितने मोल यूज होते हैं, O2 के 2 मोल यूज होते हैं। CO2 कितना मोल बनता है, 1 मोल CO2 बनता है, और वाटर कितना मोल बनता है, 2 मोल वाटर बनता है। तो हम यहां पर यह बोल सकते हैं
कि 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विद 2 मोल टू गिव 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर। अब देखिए बच्चों, 1 मोल ऑफ CH4 का वेट कितना होता है? 1 मोल ऑफ CH4 का वेट कितना होता है? 16 ग्राम। इसको ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं। तो 2 मोल ऑफ O2 कितना होता है? 64 ग्राम। ठीक है। CO2 का वेट कितना होता है? 44 ग्राम। और वाटर के 2 मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है? 36 ग्राम। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब हम 16 ग्राम मीथेन को बर्न करते हैं तो हमें 44 ग्राम CO2 मिलती है और 36 ग्राम वाटर मिलता है। क्लियर? अब देखो बच्चों, ये हमने ग्राम की बात कर दी ना, तो यहां पर हमें डायरेक्ट कैलकुलेशन मिल रही कि 16 ग्राम मीथेन कितना ग्राम CO2 बनाता है? 44 ग्राम। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि 8 ग्राम मीथेन का अगर हम कंबशन करेंगे तो कितने ग्राम CO2 बनेंगे? जस्ट आधा। तो कितने भी ग्राम आपको दे रखा हो रिएक्टेंट, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट कितने ग्राम बनने वाला है। ये स्टोइकोमेट्री से मालूम चलेगा, है ना। अब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। ठीक है। यहाँ पर 2 मोल है तो इसका वॉल्यूम कितना होता है? 44.8 लीटर। यहाँ पर 1 मोल है तो यहाँ पर 22.4 लीटर। यहाँ पर 2 मोल है तो कितना होता है? 44.8 लीटर। तो वॉल्यूम के केस में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो चाहे मोल दे रखे हो, चाहे ग्राम दे रखा हो, चाहे वॉल्यूम दे रखा हो, तो आपको पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर वेट से इतना पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें मिलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। किसी भी रिएक्शन के अंदर ऐसा कोई रिएक्टेंट जो पूरा के पूरा कंज्यूम हो जाता है और उस रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करता है, दैट रिएजेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कुछ भी उसका शेष नहीं बचेगा, वो पूरा के पूरा कंज्यूम हो जाएगा। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक रिएक्शन हमारे पास है, 50 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद 50 ग्राम ऑफ HCl टू गिव 53.6 ग्राम ऑफ AgCl एंड HNO3। अब हमने ये देखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि 50 ग्राम ऑफ AgNO3 में कितने मोल आते हैं। तो इसके मोल कितने होते हैं? 0.35 मोल AgNO3। अब HCl के 50 ग्राम में कितने मोल होते हैं? 1.37 मोल। अब किसके मोल कम है या किसकी अमाउंट कम है? इसकी अमाउंट कम है। मोल के हिसाब से देखा जाए तो ये कम है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में AgNO3 पूरा के पूरा कंज्यूम हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो बच्चों, जिसकी अमाउंट कम होगी वो पूरा पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो वही लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। क्लियर? लास्ट हम बात करते हैं एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ हमारे पास फॉर्मूलाज है, उन्हीं को देख लेते हैं। आपने सॉल्यूशन में भी पढ़े होंगे। तो 4 फॉर्मूला निकल के आते हैं। मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो मास परसेंटेज की बात करें, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर? मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि बच्चों, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल। टोटल मोल मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल। ठीक है। इसी तरह मोल ऑफ सॉल्वेंट करोगे तो नीचे दोनों के मोल आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। उसके बाद है मोलैरिटी। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज कॉल्ड मोलैरिटी। लास्ट हम बात करते हैं मोलैलिटी। तो यहां पर सेम कंसेप्ट है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी N बाई, लेकिन जो सॉल्वेंट का वेट है वो केजी में है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो W आ जाएगा यहां पर। क्लियर? इट इज कॉल्ड मोलैलिटी। तो बच्चों, ये था हमारे पास बेसिक कंसेप्ट, फुल चैप्टर रिवीजन। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने हैं तो आप हमारे केमिस्ट्री पेज मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नए पुराने आने वाले सारे ऑनलाइन टेस्ट इसमें मिलेंगे। और इसका मैं अभी JEE और नीट का बनाने वाला हूं। क्लियर? जिसमें आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो बच्चों, इसमें आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। जितना आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फायदा होगा। तो चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच।